हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो का एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो सेट नंबर 6 है, जो BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेलवे एलपी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पश्च अंतराल YP और अग्र अंतराल YF हो तो लैप और तरंग कुंडली के लिए कुंडली अंतराल क्रमशः होगा। देखिए, जब लैप का बाइंडिंग होता है तो लैप बाइंडिंग ऐसे चलता है, इसमें ऐसे हो जाता है। तो लैप बाइंडिंग जब ऐसे होगा तो इसका मतलब अंदर में तो ये जुट जाएगा, तो लैप बाइंडिंग में जुटा हुआ रहेगा। तो लैप बाइंडिंग में जुटा हुआ रहेगा तो लैप बाइंडिंग आपका कौन सा दर्शाएगा? तो लैप बाइंडिंग आपको दर्शाएगा वो क्या होगा, वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग। जब बात करेंगे तो वाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई आर इक्वल टू YB माइनस वाई एफ यहाँ है, YB माइनस वाई एफ यहाँ है। ये दोनों B और C ऑप्शन में है, ठीक है। YB प्लस वाई एफ किस में है आपका, ये B नंबर में है, A में भी है। YB माइनस वाई एफ और YB प्लस वाई एफ, तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, A हो जाएगा। तो आप देखिए, तो लैप और तरंग कुंडली, लैप कुंडली और तरंग कुंडली कौन सा होगा? तो हम बात करते हैं जब का पश्च और ये हो तो वेव बाइंडिंग परिणामी अनुपात पश्च और अग्र पिच के योग होगा, वेव बाइंडिंग आपका वेव होगा। लैप बाइंडिंग अंदर में घुसता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, वेव बाइंडिंग माइनस में हो जाएगा अग्र और पश्च का, और वो आप इसमें कुंडली वाला में इसका कुंडली बाइंडिंग में जो होगा तरंग कुंडली में वो उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटर के साथ तारा स्टार संयोजन में एक 3 कला प्रेरण मोटर 5 एम्पीयर लाइन धारा कर्षित करती है। यदि डेल्टा संयोजन में हो तो कितनी की लाइन धारा कर्षित करेगी, कितनी की लाइन धारा कर्षित करेगी, ये बोला है आपसे। तो ये आपका देखिए, जब हम इसका बात करेंगे तो ये निकालते कैसे है। जैसे देखिए, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट कितना है, 15 एम्पीयर है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए IL इक्वल टू क्या होगा आपका, IPH, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है, √3 IPH होता है, ठीक है। अब हम जब फेज धारा, पीएच का मतलब फेज धारा होता है, तो IPH फेज धारा निकालेंगे तो क्या होगा, लाइन करंट, इसके बाद √3 आएगा। तो लाइन करंट आपका कितना था, जब फेज धारा का बात करेंगे तो फेज धारा हमको निकालना है। तो लाइन करंट इक्वल टू कितना था आपका, IL इक्वल टू आपका यहाँ से 15 एम्पियर था, ठीक है, 15 एम्पियर था। तो √3 इंटू 15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर बाई √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना होगा, 15 एम्पियर ही होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी है। देखिए फिर से देखिए, हमने कहा क्या, IL इक्वल टू PH, IL इक्वल टू क्या है, PH है। तो IL इक्वल टू अगर PH है मतलब IPH है, ये दोनों इक्वल है, तो IPH इक्वल टू क्या होता है आपका, IPH इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला IL बाई क्या, √3, ठीक है। IL, अब IL का 15 यहाँ रख देंगे तो 15 बाई √3 होगा कि नहीं, और ये 15 बाई √3 उसमें रखेंगे तो फिर √3 खत्म हो जाएगा, √3 इंटू 15 बाय √3 रखेंगे तो √3 कंट्रोल हो जाएगा, तो 15 एम्पियर आएगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत वायरिंग की एक तकनीक नहीं है, कौन विद्युत वायरिंग की एक तकनीक नहीं है। तो देखिए, बैटन वायरिंग होता है, ये तकनीक है विद्युत वायरिंग की, बैटन वायरिंग। केसिंग और कैपिंग वायरिंग भी है, लेड शीथ वायरिंग भी है, जबकि हैमिल्टन वायरिंग की तकनीक नहीं है। किसी डबल फेज प्रेरण मोटर में यदि एक फेज का प्रतिरोध निम्न और क्षरण प्रतिघात उच्च हो तब क्या होगा, एक फेज का प्रतिरोध निम्न और क्षरण घात उच्च हो तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में होगा आपका यह आंतरिक केज होता है, यह आंतरिक केज में होता है, किसमें होता है, आंतरिक केज में होता है। करेक्ट। गुप्त गुप्त कंड्यूट तार स्थापन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत बोला है आपसे, गलत कौन सा है। सतह कंड्यूट तारों की तुलना में महंगा होता है, ये आपका सही है। स्थापना इंस्टॉलेशन आसान होता है, नहीं। गुप्त कंडक्शन तार के स्थापन के संबंध में कौन सा इंस्टॉलेशन आसान नहीं होता है, टफ होता है। विश्वसनीय और सुरक्षित तार स्थापन प्रणाली, ये सही है। झटके पर का कोई असर, कोई खतरा नहीं है, ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रत्यावर्तक आंतरिक रूप से युग्मित है, वे क्रमशः 40 हर्ज और 50 हर्ज पर शक्ति प्रदान करती है, तो सेट की उच्चतम गति क्या होगी, आपसे क्या पूछा है, उच्चतम गति क्या होगी। देखिए, तो हम क्या बोलते हैं, NS इक्वल टू आपका होता क्या है, NS इक्वल टू क्या होता है, 120 इंटू क्या फ्रीक्वेंसी बाई क्या P होता है, कोई दिक्कत। अब दो युग्मित है, प्रत्यावर्ती आंतरिक है, तो 120 हो जाएगा,
आपका देखिए 2 हो जाएगा 2 युग्मित के लिए, और F2 माइनस F1 कर देंगे, तो F2 माइनस, क्योंकि पोल नंबर ऑफ पोल 2 है, तो F2 माइनस F1 करेंगे तो 120 हो जाएगा आपका। और F2 कितना है 40 और 50, 40 में से 50 गया तो 10, अब बाई 2, तो 2 5 10, तो 120 12 5 कितना 600 आरपीएम हो जाएगा। 600 आरपीएम कौन सा है आपका, 600 आरपीएम जब बात करेंगे हम, तो 600 आरपीएम में आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत, कौन सा स्रोत, प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग करते हुए मोटर की गति का मापन किसके द्वारा होता है। प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग करते हुए मोटर गति की मापन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका किसके द्वारा होता है मोटर गति की मापन, तो प्रकाश स्रोत का उपयोग करेंगे, तो प्रकाश मतलब फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर के द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो प्लूटोनियम ईंधन के रूप में यूज होता है, इनरिच्ड यूरेनियम ये भी यूज होता है, प्राकृतिक यूरेनियम ये भी यूज होता है, जबकि बोरॉन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज नहीं होता है। डीसी संचरण के साथ निम्न में कौन सा गलत है, डीसी संचरण के साथ निम्न में कौन सा गलत है, तो संचरण के लिए आवश्यक उच्च वोल्टता आसानी से उत्पन्न की जा सकती है, ये आपका गलत है। डीसी संचरण में कोई त्वचिक प्रभाव नहीं होता, ये आपका सही है। डीसी संचरण में कम कोरोना हानि होता है, ये भी आपका सही है। इसे संचरण डीसी संचरण के लिए 2 चालकों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, लेकिन संचरण की आवश्यक उच्च वोल्टता आसानी से उत्पन्न की जा सकती है, ये गलत है। 50 हर्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो मध्यम लाइन श्रेणी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मध्यम लाइन श्रेणी के अंतर्गत। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन होगा, तो शॉर्ट ट्रांसमीटर होता है 80 किलोमीटर लंबाई का, 20 किलो वोल्ट सप्लाई देता है, 80 किलोमीटर लंबाई तक 20 किलो वोल्ट सप्लाई शॉर्ट। मीडियम वाला जो होगा आपका, मीडियम वाला होगा कितना से 80 से 160, 80 से 160, 150 किलोमीटर इसी में आएगा, तो ये 20 केबी से लेकर किलो वोल्ट से 1000 किलो वोल्ट तक चलेगा ही। लॉन्ग होगा 160 किलोमीटर से ऊपर, जिसमें आपका कितना होगा 100 केबी से ऊपर लाइन सप्लाई देगा, ठीक है। अब देखिए तापीय शक्ति संयंत्र के मामले में निम्न पर विचार करें, तापीय शक्ति संयंत्र के मामले में निम्न पर विचार कीजिए। भरण जल तापक संपूर्ण दक्षता कम करता है, संपूर्ण दक्षता कम करता है भरण जल तापक, ठीक है। संपूर्ण दक्षता क्या करता है आपका, कम करता है। किसी मितोजक में फ्लू गैस की उष्मा भरण को गर्म करने में प्रयुक्त की जाती है, तो ये आपका देखिए तापीय संयंत्र जो होता है जल संयंत्र में, ताप का कार्य भरण जल बॉयलर में भेजने से पहले गर्म करना होता है, इसको बॉयलर में भेजने से पहले गर्म करेंगे, इसकी बॉयलर की दक्षता में ये वृद्धि कर देगा, पहला। दूसरा क्या है, जल के वाष्पन की अपेक्षाकृत कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मितोयोजक का काम कार्य होता है कि स्मरण जल को क्या होगा, समरण जल को बॉयलर में भरने के पहले उसको गर्म करना, ये काम होता है, भरण को गर्म करने में प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें आपका दोनों में से कौन सही होगा, केवल 2 सही है, एक वाला ऑप्शन सही नहीं है, केवल 2 सही होगा। जो पहले जल गर्म करेगा मितोजक, ये पूर्ण दक्षता पर कम कम कर देता है, ये आपका गलत होगा, पूर्ण दक्षता का कम नहीं करेगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज मोटर में सिंगल फेजिंग एक शर्त होती है, जहां किसी 3 फेज मोटर में सिंगल फेजिंग एक शर्त होती है, जहां एक फेज विसंयोजित कर दिया जाता है, जहां एक फेज क्या कर दिया जाता है, विसंयोजित किया जाता है। ड्राइव को किसके लिए मोटर के साथ प्रयुक्त की जाती है, ड्राइव किसके लिए मोटर के साथ प्रयुक्त की जाती है ड्राइव को, तो ये वांछित गति पर प्रचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टता प्रदान करता है, वांछित गति पर प्रचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टता प्रदान करता है। उच्च वोल्टता संचरण लाइन के संबंध में निम्न में से कौन सही है, उच्च वोल्टता संचरण लाइन के संबंध में निम्न में से कौन सही है, तो संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ वोल्टता नियमन सुधर जाता है, संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ वोल्टता नियमन क्या होता है, सुधर जाता है। भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न में कथन पर विचार कीजिए।
इलेक्ट्रोड की लंबाई व्यास बढ़ाकर, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोड के में कई छड़ों का उपयोग करेगी, ये भी आपका सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोड के आसपास मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करे, ये भी आपका सही होगा। तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन जो होगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए बी सी तीनों सही है, क्या है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 और 2 केबल में होता है, ठीक है, 14 और 2 केबल में होता है। तो 14 और 2 केबल में होता है तो इसको का मतलब आपका हुआ कितना है, ए डब्ल्यू जी, तो 14 ए डब्ल्यू जी, ठीक है। अब 14 ए डब्ल्यू जी, अब ए डब्ल्यू जी का अमेरिकन वाइड गेज सिस्टम, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सार्वभौमिक मोटर के संदर्भ में कौन सा गलत है, सार्वभौमिक मोटर के संदर्भ में कौन सा गलत है। इसके स्टेटर और रोटर दोनों लैमिनेटेड होते हैं, ये सही है आपका। वे निम्न गति 500 आरपीएम पर भी संतोषप्रद ढंग से चल सकती है, ये आपका गलत है। डीसी और एसी सप्लाई दोनों के साथ प्रयुक्त की जा सकती है, सही है। वे शून्य भार पर बहुत उच्च गति जैसे 20 आरपीएम प्राप्त कर सकता है, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए देखिए, 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 3 फेज स्क्वायरल फेज प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो ठीक है। तो ये देखिए आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या कर रहा है कि रोटर चालक इंड रिंग के माध्यम से लघु पथित कर दिए जाते हैं, ये आपका सही है, ये सही है। बी क्या है, स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर परिपथ में जोड़ा जा सकता है, ये आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए, एक निम्न उत्तेजित तुल्यकालिक जनित एन अंडर एक्साइटेड सिक्रोनस जनरेटर, अंडर एक्साइटेड सिक्रोनस जनरेटर के बारे में बात होगा। एक निम्न उत्तेजित तुल्यकालिक जो मोटर होगा उसमें क्या होगा, अग्रगामी VARS सप्लाई करता है और अग्रगामी शक्ति गुणक पर प्रचलित होता है, ये आपका सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें, निम्न कथन पर विचार करें। तो क्या कर रहा है, सिरोपरी लाइन की तुलना में भूमिगत केबल प्रणाली की प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। सिरोपरी लाइन में संचार परिपथों में कोई बाधा नहीं होता है। तो कौन सा होगा ये आपका, कौन सा सही होगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ए और बी दोनों गलत है, क्या है, ए और बी दोनों गलत था, ये कोई सही नहीं था। कर रहा है क्या, नेक्स्ट, किसी मोटर की लघु पथित कुंडली के लिए वैद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत शक्ति कहलाती है। किसी मोटर की लघु पथित कुंडली के लिए वैद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत युक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका ग्रॉलर, ग्रॉलर क्या कहलाती है, ग्रॉलर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि देखिए, कह रहा है कि यदि एक्टिव और रिएक्टिव शक्ति किसी बस के लिए विशिष्ट की गई है तो यह एक, यदि एक्टिव और रिएक्टिव शक्ति किसी बस के लिए विशिष्ट की गई है वो, तब यह है एक, क्या है यह एक क्या है, लोड बस है, लोड बस है, क्या है, लोड बस है। 0.2 स्लिप के साथ किसी प्रेरण मोटर के लिए रोटर इनपुट शक्ति और रोटर तार्म हानि का अनुपात होता है, तार्म हानि का अनुपात होता है। तो स्लिप कितना है आपका, 0.2 है, ठीक है, 0.2 है। तो रोटर का कॉपर हानि जो होगा, रोटर का क्या होगा, कॉपर हानि, RCU रोटर का कॉपर हानि जो होगा, रोटर का इनपुट क्या, रोटर का इनपुट, इनपुट इनटू क्या होगा, स्लिप, ठीक है। तो रोटर का कॉपर हानि जो आपका निकालना है, तो जब हम रोटर का कॉपर हानि निकालेंगे तो स्लिप इक्वल टू क्या होगा, रोटर का कॉपर हानि, रोटर का क्या, कॉपर हानि बाई क्या हो जाएगा आपका, रोटर का कॉपर हानि लॉस। तो एक बाई क्या हो जाएगा, स्लिप, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम सिंपल इसको ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमको क्या निकालना है, रोटर का तार्म हानि का अनुपात, इनपुट शक्ति और रोटर का तार्म हानि का अनुपात निकालना है, तो रोटर का तार्म हानि, रोटर का जो इनपुट होगा बाई क्या होगा आपका, रोटर का जो तार्म हानि कॉपर लॉस होगा वो 1 स्लिप के बराबर होगा। डायरेक्ट इतना याद करने पर भी चल जाएगा, 1/0.2, तो ये कितना होगा, 5, ठीक है। अरे चलिए देखिए, कह रहा है कि यांत्रिक भार चलाने के अलावा तुल्यकालिक मोटर का अन्य उद्देश्य है, आंतरिक भार चलाने के अलावा तुल्यकालिक मोटर का अन्य उद्देश्य है। अन्य उद्देश्य क्या है, तो अन्य उद्देश्य आपका तुल्यकालिक मोटर का है, वो है अन्य उद्देश्य आपका तुल्यकालिक मोटर का क्या है, वैद्युत भार का निम्न
पश्चगामी शक्ति गुणांक सही करना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि डीसी जनित में निम्न में से किसके द्वारा दीप परिवर्तन सुधारा जा सकता है। डीसी जनित में निम्न में से किसके द्वारा दीप परिवर्तन सुधारा जा सकता है, किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। तो ये देखिए इंटरपोल का उपयोग करके, ये आपका सही है। आर्मेचर की घूर्णन की दिशा में ब्रश अक्ष को शिफ्ट करके, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों द्वारा, दोनों सही है। ठीक है, कह रहा है कि 26 नंबर आपसे कह रहा है कि डीसी मशीन वैद्युत ब्रेकिंग की सबसे किफायती विधि होती है और आर्मेचर टर्मिनल के रिवर्सल द्वारा प्राप्त की ब्रेकिंग होती है। तो क्या होती है ये, तो ये होती है आपका क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्लगिंग होता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर कह रहा है कि एक 250 वोल्ट लैंप 20 ल्यूमेन पर वाट 0.6 एम्पियर की धारा लेता है। तो ल्यूमेन में इसका कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स आपका निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज तो आपका हो गया ये 250। इसके बाद ल्यूमेन आपका कितना है, आई कितना है आपका, आई है ये, और ल्यूमेन में आपका फ्लक्स जो है लैंप का दक्षता इफिशियंसी जो है वो कितना है, इफिशियंसी लैंप का है 20 ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, अब देखिए लैंप का जो हमको क्या निकालना है, लैंप का वाट निकालना है। तो लैंप का वाट जो है आपका, लैंप का वाट जब निकालेंगे तो लैंप का वाट निकालने के लिए हम लैंप का जो वाट है शक्ति है ये निकालेंगे। तो लैंप की वोल्टता गुने क्या होगा, लैंप की वोल्टता गुने लैंप द्वारा ली गई धारा। तो लैंप की वोल्टता कितना है 250, और लैंप द्वारा धारा कितना लिया जाता है 0.6 एम्पियर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 150 वाट आएगा। ठीक है, लैंप का दक्षता निकालने के लिए जो ल्यूमिनित फ्लक्स है, फ्लक्स बाय क्या करेंगे हम, इनपुट शक्ति। तो फ्लक्स कितना है आपका, दक्षता 20 है। अब फ्लक्स कितना था आपका, फ्लक्स आपका निकालना था, और फ्लक्स निकालना था, और ये कितना है इनपुट शक्ति 150 निकाले थे अभी लैंप द्वारा जो इनपुट शक्ति वाट में था। तो फ्लक्स इक्वल टू 15 दूना कितना 30, तो 3000 इसका ल्यूमेन होता है मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक 200 वोल्ट संजनित में 20 एम्पियर लाइन धारा की वितरित करता है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 12 और क्षेत्र प्रतिरोध 1002 हो तो दक्षता होगी। दक्षता निकालने के लिए कहा है आपका। तो दक्षता हमको निकालना है। तो दक्षता इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट, ठीक है, बाय आउटपुट, अब प्लस क्या होगा, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेज। ठीक है, अब देखिए आउटपुट क्या होगा, वी एल, ठीक है, आई एल, वी आई एल, ठीक है, वी आई एल कितना है आपका 200, गुन्ने 20 कर देंगे, अब प्लस आई एच का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 प्लस 22 का स्क्वायर गुन्ने 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4000, ठीक है। अब बाई कितना 4000, नीचे वाला आ जाएगा 4000, एक मिनट, नीचे वाला आपका आ जाएगा कितना 4000, ऊपर वाला नीचे वाला आ जाएगा आपका 4884, सी नंबर ऑप्शन। दो परिणामी T1 T2 निम्नांकित चित्र में इसके अनुसार जुड़े हुए हैं। n और e का मान क्रमशः होगा। n और e का मान निकालने के लिए आपसे कहा है, कौन सा, n और e का मान, e का मान निकालने के लिए। ठीक है, n और e का मान निकालने के लिए आपसे कहा गया। तो देखिए n1 बाई क्या होता है n2 इक्वल टू e1 बाई e2। ठीक है, n1 बाई n2, तो n बाई कितना होगा, n बाई 256 है इसमें, और 400 बाई क्या है e2 कितना है 3.2 इंटू 3.2 इंटू कितना, देखिए ना यहाँ 3.2 इंटू के बी को बदलेंगे तो 10 के पावर 3 कर देंगे तो वोल्ट में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको कितना निकालना है, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से n निकल जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 256, ठीक है, गुण कितना 400, 4 जो है 400, और ये कितना हो जाएगा आपका 3.2 इंटू कितना 1000 ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, 0 से 0, ये 0, ये 0, तीनों 0 खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 250 गुने 4, तो 1 0 ऊपर 32, 8 5 40, 8 चौक 32। ठीक है,
ये 125, अब 2, 125 5 625 बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 32 किस ऑप्शन में है आपका 32 या 500 वोल्ट, या किस ऑप्शन, डी ऑप्शन में है। ठीक है, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। जैसे जैसे गति बढ़ती है किसी सिग्नल फेज हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क, जैसे जैसे गति बढ़ती है किसी सिग्नल फेज हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क क्या होगा, तो हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क स्थिर रहता है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्न शीतलन विधि पर विचार करें। ट्रांसफार्मर के लिए निम्न शीतलन विधि पर विचार करें। वायु बलांट और बी में क्या है, वायु प्रकृति दोनों पर निर्भर करेगा, वायु प्रकृति और वायु बलांट पर, बी और डी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। लिए थे झोल के कारण चालक परवलय और कैटनरी का आकार ले लेता है, ये सही है आपका। झोल चालकों के तनाव पर निर्भर करता है, ये दोनों सही है, ये जबकि गलत है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होगा, ये गलत है। तो ये और सी नंबर सही है। एक सौर शक्ति टावर में किसके द्वारा अपरिवर्तित संकेंद्रीय सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टावर के टॉप पर केंद्रीय रिसीवर होता है, केंद्रीय रिसीवर होता है, तो ये होता है हीलियोस्टेट पर, हीलियोस्टेट पर। 8 म्यू 0 चुंबकीय क्षेत्र घनत्व वाले एक परिनालिका सोलेनॉइड को हवा में रखा गया जिसमें प्रति इकाई लंबाई 72 बर्तन है। परिनालिका में धारा का परिणाम क्या होगा, धारा का परिणाम क्या होगा परिनालिका में, ये आपसे निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये धारा का परिणाम हो जाएगा 1/9 यूनिट। कितना हो जाएगा 1/9 यूनिट। 8 ध्रुव लैप संयोजित डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिरोध 0.32 है। यदि इसे तरंग संयोजन की तरह पुनः कुंडलित किया जाए तब आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होगा, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होगा, ये बोलने के लिए निकालने के लिए बोला है। तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4.8 ओम हो जाएगा। किसी डीसी मशीन के लिए यदि वैद्युत डिग्री यांत्रिक डिग्री का दोगुना हो तब ध्रुव युग्म की संख्या है, ध्रुव युग्म की संख्या कितनी है, तो इस कंडीशन में ध्रुव युग्म की संख्या आपका 2 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए। क्यू जो मैकेनिकल होता है वो आपका कितना होता है 2 QM के बराबर। ठीक है, मतलब वैद्युत डिग्री जो होता है 2 किसका मैकेनिकल डिग्री के बराबर हो जाएगा, यांत्रिक डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बात करते हैं तो 2 QM इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM इक्वल टू ऐसे ही QE इक्वल टू होता है P/2, तो P/2 होता है तो P/2 यहाँ रख देंगे, तो P/2 होता है तो P/2 रख दिए, अब P/2 QM हो गया। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा P/2 QM बाई QM, तो QM कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो P/2, इसका मतलब P/2 तो QM बाई QM हो जाएगा ना, तो QM था तो 2 QM, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4, तो 4 हो गया, तो 4 हुआ तो P इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना आ गया 4, तो जोड़ों की संख्या कितना आएगा 2। लाइटनिंग सर्ज के उचित डिस्चार्जिंग के लिए टावर के नीचे क्या स्थापित किया जाता है, टावर के नीचे क्या स्थापित किया जाता है, तो टावर के नीचे स्थापित किया जाता है काउंटरपॉइज, काउंटरपॉइज। उत्तेजित धारा का नग्न मानते हुए एक परिणामित्र के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये होगा आपका समतुल्य प्रतिरोध, ये आपका हो जाएगा R1 प्लस N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इंटू R2। किस प्रकार के विद्युत रोधक में एक लड़ी का निर्माण करने के लिए कई विद्युत रोधक श्रेणी में संयोजित रहते हैं और लाइन चालक सबसे निचले वाले विद्युत रोधक द्वारा वहन होता है, ये कौन में होता है, तो ये आपका होता है किस नंबर में, तो ये होता है निलंबन, निलंबन विद्युत, निलंबन विद्युत रोधक में। यदि किसी क्षेत्र का प्रोजेक्शन के साथ शक्तिशाली प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तब यह आपको क्या कहलाएगा, तो तब हम इसको कहेंगे क्या ना, इसको कहेंगे कि ये किस प्रकार का है, कहलाता क्या है, तो ये कहलाएगा तब
बड़ा प्रकाशन, बड़ा प्रकाशन, लार्ज प्रकाशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लार्ज प्रकाशन। यदि किसी क्षेत्र प्रोजेक्शन के साथ शक्तिशाली प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है तब यह कहलाता है फ्लड प्रकाशन। क्या कहलाता है? फ्लड प्रकाशन। परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये उच्च वोल्टता कुंडली कोण के निकट लगी होती है, ये विकल्प गलत है। दिया गया प्रतीक किस प्रकार का स्विच है? दिया गया प्रतीक किस प्रकार का स्विच है? तो ये एकल पोल द्विथ्रो मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है। दो प्रत्यावर्ती समांतर में चल रहे हैं, यदि एक प्रत्यावर्ती के निवेश इनपुट को नियत रखा जाए लेकिन उत्तेजन परिवर्तन हो तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में आपका निर्मग का केवीए घटक परिवर्तित होगा, न कि डब्ल्यू घटक। बंडल चालक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? बंडल चालक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बंडल चालक आपको श्रेणी प्रतिघात को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक सोपानी स्टेपर मोटर में 15 पूर्ण घूर्णन वांछित है। यदि सोपानी कोण 3.6 डिग्री हो तो इसके चालन प्रणाली कुटत्र ड्राइव सिस्टम एनकोड कितना भार दिया जाना चाहिए? कितना भार दिया जाना चाहिए? तो ये आपका कितना भार दिया जाना चाहिए? तो इसमें आपको 1500 कितना भार दिया जाना चाहिए? 1500। हाइड्रो पावर प्लांट में नदी साइट के लिए समय के साथ निम्न में से कौन सा धारा प्रवाह के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रोग्राफ को। अंततः बस बार क्या है? अंततः बस बार क्या है? तो बस बार है किसी भी चीज के बावजूद स्थिर टर्मिनल वोल्टता और आवृत्ति के साथ बस। यदि एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज 1/4 प्रेरण मोटर 1350 आरपीएम पर चल रही है तो पथ स्लिप क्या होगा? पथ स्लिप आपको निकालने के लिए कहा है। तो स्लिप निकालने के लिए क्या होता है? NS माइनस NR क्यों होगा यहाँ? क्योंकि पथ से बोल रहा है इसीलिए, बाई NS। तो कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 1350 बाई कितना आपका 4, ठीक है, बाई NS कितना होगा? सॉरी 1500। NS निकालेंगे कैसे? तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई पोल। तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 50 बाई 4 करते 4 तिया 12 1500 होता। अब यहाँ से निकाल लीजिए प्लस 1350 बाई 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1.9 आएगा। डी नंबर। एक प्रेरण मोटर जनरेटिंग मोड में होगी जब NS और 2NS के बीच गति हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।